जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी किए होंगे। बच्चों, कल आपकी हिंदी का पेपर है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे और यही मेरी कामना भी है। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से आएंगे। बच्चों, मेरे यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं, हमको ऐसा लगता है कि इसमें सारे सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मैं यहाँ पे आपको सारा का सारा क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप किसी भी लाइव वीडियो जो चल रही है यूट्यूब पे बहुत सारा, आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि उसमें केवल आपको बताया जा रहा है। आज आपको केवल और केवल दोहराना है और बहुत सारा लिख करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको कल 3 घंटे 15 मिनट लिखने होंगे, जिसमें 15 मिनट आपको होता है पढ़ने के लिए, बाकी आपको 3 घंटा लगातार लिखना होगा। और मेरी और भी वीडियो आएंगी जिसमें ये बताऊंगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम का भी मैनेज करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है हिंदी के पेपर में। सो बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो 15 मिनट टाइम आपको है मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें आप पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी क्वेश्चन आ रही है और उसी तरह से आप टाइम को मैनेज करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए भी आप टाइम को बचाएंगे, ताकि कुछ ना कुछ उसके बारे में भी लिखेंगे। सो बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो का पूरा देखिए और सारा क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तो आप अभी पढ़ लीजिएगा। देखते हैं पहला विकल्प। यहाँ पहला विकल्प है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बच्चों, आप लोग अपने नंबर को जोड़िएगा कि आपको इसमें से कितने नंबर आए, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो यहाँ पे 20 ठो विकल्प होता है, इसमें से कम से कम 15 विकल्प आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन बहुत ही रिसर्च करने के बाद लिए हैं। सो बच्चों, चलिए देखते हैं। आपने कमेंट करना है कि आपकी कितनी नंबर आएगी इस क्वेश्चन में। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो जो आपका आंसर होगा आप कीजिएगा, क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको पता होगा। आगे बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो एक काम कीजिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखिएगा, या नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप आंसर कीजिए। ऐसे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा आंसर आता होगा, लेकिन अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपने तुरंत से बुक निकालिए, उसमें देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे बताऊंगा तो लेट हो जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी है, आपको बस देखना है कि आपको कितनी अच्छे से आ रही है। और इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गबन किसकी रचना है? शुक्ल युग की। समयावधि क्या है? और नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आगे बच्चों, ये क्वेश्चन है छठवां। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? यानी इससे पूछा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, कि भारतेंदु युग की, कि प्रगतिवादी युग की, कि छायावादी युग की? आगे है कि मधुशाला किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक है? मतीराम किस युग के कवि हैं? हास्य रस का अस्थाई भाव है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सरोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रभात। बच्चों, ये वाला पूछता है कौन सा अलंकार है, और ये बार बार आता है, तो इसको आप अच्छे देख लीजिए। हालांकि मैं बताता हूँ यह है उत्प्रेक्षा अलंकार, लेकिन आप लोग अच्छे से अलंकार के बारे में अध्ययन कर लीजिए। हो सकता है कि इसके बदले और आ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यही आएगा, बट आपको ऐसा देखना है कि इसके बदले और इसके और सारे उदाहरण देखने हैं आपको। आगे है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है कि उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी शब्द में अगर कोई शब्द पहले जुड़ा हो उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो आपको समझना है कि आकर्षण में उपसर्ग क्या है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? पीताम्बर में कौन सा समास है? बच्चों, समास पीताम्बर, तो पीताम्बर में कौन सा समास है आपको बताना है।
आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप है। बच्चों किसी भी क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी, आप लिख के ले लो। अगर नहीं आया तो आप आ करके दोबारा इस चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा और हो सकता है तो आपको जो बोलना हो कमेंट बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप सीरियस लीजिएगा। लिखा है कि कर्तव्य वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है? मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है वह होता है, क्योंकि जो नाम होता है नाम को बोलते हैं संज्ञा और नाम के बदले जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होंगी, जो नहीं पता है उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि आज आपको मैं बोला पहले ही कि आज आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना, जो आपने सीखा है उसी को अच्छे से दोहराइए ताकि उसका जो कंसेप्ट है आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए और उसका आंसर आप सोच करके अच्छे से दे पाएंगे। यहाँ देखिए बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो पहला वाला ये जो पैराग्राफ है किस किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। लिखा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। तो ये कौन से चैप्टर्स लिए गए हैं और इसका लेखक कौन है आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 3 गुणा 2 यानी कि 6 नंबर का है और नीचे आपको 3 ठो क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। अब बच्चों ये तीनों क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के। अगर आप संदर्भ लिखते हैं अच्छे से तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। अगर आप इस रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं तो उसके लिए मिलेंगे 2 नंबर। और नीचे लिखा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इस तरह से आपको आंसर देने होंगे। सो बच्चों ऐसा उम्मीद है कि आप दे पाएंगे अच्छे से। अथवा में एक और क्वेश्चन है और आप इस पूरे को पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर लिखा है हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये कौन से पाठ का है और इसका लेखक कौन है, ये इसको आप पकड़ना है। और एक बात और है कि ये क्वेश्चन है अथवा में, अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है दूसरा वाला आ रहा है तो आप दूसरा वाला कीजिएगा। तो इसमें से आपको कोई 2 में से कोई एक करना था और ये आपको पता होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो बच्चों आगे है पद्यांश। पद्यांश से पूछा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पगु गिरी लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र लगाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो हरिराई। तो जो भी है, तो ये जो 3 क्वेश्चन है वो था पहला वाला गद का, ये है पद का। इसमें भी सेम टू सेम 6 अंक के हैं और सारे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। यानी कि आपको संदर्भ लिखने का मिलेंगे 2 नंबर और व्याख्या करने के मिलेंगे 2 नंबर। इसी प्रकार से लिखा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अगर आप ये बता पाते हैं कि इसमें कौन से अलंकार का यूज किया गया है तो उसके लिए 2 नंबर। तो अब बच्चों अगर आप किसी भी चैप्टर किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसमें आप ये भी सर्च कीजिएगा कि ये कौन सा अलंकार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल संदर्भ और व्याख्या याद रखते हैं, अलंकार अगर पूछेगा तो नहीं बताएंगे तो आपका सीधा ही 2 नंबर कट जाएगा। तो आप इसको भी देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे इसी का अथवा में है। अथवा में क्या है कि सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भले तिरछे करी नैन, तिन्ह समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अक्सर से ही रावे अवलोकती लोचन लाहू अली। बच्चों जो भी है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पहले पहचानना आना चाहिए और उसके पाठ का नाम पता होना चाहिए और उसका लेखक और रचयिता कौन है ये आपको पता होना चाहिए। और आप ये ट्राई कीजिएगा किसी भी पंक्ति में या किसी भी पैराग्राफ में कोई चैप्टर में एक विशेष शब्द होता है जो कि बार बार आया होता है
और उसी से आप पहचान सकते हो कि ये किसने लिखा है और इसके पाठ का क्या नाम है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आज आप रात में या दिन में जितने पढ़ते हैं, आप किसी भी वीडियो के चक्कर मत पड़िए। आप अपनी बुक खोलिए और प्रत्येक पैराग्राफ में कुछ ऐसा पहचान बनाइए जिससे आपको ये पहचाना जा सके कि ये कौन से चैप्टर से आया है और इसका लेखक कौन है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। सो बच्चों, नीचे है संस्कृत में, यानी कि संस्कृत में भी बोलता है कि हिंदी अनुवाद कीजिए, और ये होता है 5 नंबर का, यानी कि संदर्भ का होता है 2 नंबर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2+3 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 2 नंबर है संदर्भ का, क्योंकि सवाल में क्या बोला है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यानी कि संदर्भ लिखने का 2 नंबर है, यानी कि किस पाठ से आया गया है आप अगर आपको पता है तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। अगर आपने उसका हिंदी अनुवाद भी अच्छे से कर दिया तो आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। और बच्चों, आपको अच्छे से 5 के 5 नंबर कैसे लाना है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप देखिए कि अपने कॉपी को किस तरह से लिखेंगे, कौन कौन से पेन का यूज करेंगे। सो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आप जो भी पैराग्राफ है इसको आप पढ़िए, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए नहीं होगा तो, और आप समझिए कौन से चैप्टर से आया है। तो यहाँ पे हालांकि तुरंत हुआ कि 5 नंबर का ही है, और ये है मतलब देखिए बच्चों, जिस तरह से आपको हिंदी के एक ठो गद्यांश एक पद्यांश आते हैं 6-6 नंबर के, उसी प्रकार से संस्कृत में भी एक गद्यांश और एक पद्यांश देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला वाला में गद्यांश था और वो था 5 नंबर का, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना था, एक हिंदी अनुवाद और संदर्भ। लेकिन बच्चों, उसी प्रकार संस्कृत में एक श्लोक आती है, श्लोक 2 आएगी जिसमें अथवा में रहेगा, जिसका आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पे है ये वाला, एक ये वाला है, यहाँ देखिए अथवा में है, ये वाला 5 नंबर का है। तो यहाँ भी बोला है कि संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, यानी कि अगर आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, अगर आप अनुवाद करेंगे अच्छे से तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, यानी कि 5 नंबर आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो बच्चों, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत सिंपल हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से। तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं आने वाली है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने जो पढ़ा है उसी को आप इतनी बार दोहराइए कि आपके पढ़े हुए में से कुछ ना छूटे, क्योंकि आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है उसको भी छोड़ सकते हैं। सो बच्चों, आगे देखते हैं क्या आने वाला है। लिखा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे दिखने को मिलते हैं, आपको पूरे नहीं करने होते हैं, आप केवल ज्योति जवाहर करेंगे। आप ज्योति जवाहर को संक्षेप में याद कर लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको जो करना हो कर लीजिए, लेकिन इसको मत छोड़िए किसी कीमत पे। आप केवल इसी को लिखिए। आप जो ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु की संक्षेप में लिखना है, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है और आसानी से लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको है 3 नंबर में लिखना है। जितना आपको क ख ग दिखाई दे रहा है सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल एक ही करना है। देखिए यहाँ लिख दिया है 3 गुणा 1। 3 गुणा 1 का मतलब कि 3 नंबर का है, आपको करना केवल 1 है। तो 5वां में आपको क ख ग घ जितना कुछ दिखाई दे रहा है आप पूरा नहीं करेंगे, केवल 1 ठो कर दीजिएगा, ज्योति जवाहर को संक्षेप में लिख दीजिएगा। आगे है 6वां, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बच्चों, यहाँ से आपको इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उसका रचना भी लिखना है। कुछ लोग केवल जीवन परिचय लिख के छोड़ देते हैं, उसका रचना नहीं लिखते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है 3+2, यानी कि आपको केवल 3 नंबर मिलेगा, आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा अगर आप रचना नहीं लिखेंगे तो आप रचना भी अच्छे से लिखिएगा बच्चों। नीचे है, देखिए नीचे है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी अपनी एक प्रमुख, हालांकि उनकी होना चाहिए था, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे है गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे जीवन परिचय पता होंगे और सभी के सभी का रचना भी आपको पता होगा। तो रचना को आप बहुत ही अच्छे से लिखिएगा बच्चों। और आपको कॉपी कैसे लिखना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देखिए अच्छे से, क्योंकि आपको जितना भी पता हो, अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता होता है ना तो आपका नंबर कटेगा। इसलिए आप लिखने के भी तरीके को अच्छे से अपनाइए और कौन कौन से पेन यूज करेंगे, कौन से हेडिंग यूज करेंगे, मैंने सारे के सारे वीडियो बहुत ही डिटेल में बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा।
आगे है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी कि आपको एक श्लोक याद रखना है जो कि 2 नंबर का है और बच्चों बहुत ही सिंपल है। लेकिन एक बात और है कि आप कम से कम 3 श्लोक याद कीजिएगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि श्लोक बहुत लंबा होता है, नहीं बच्चों, श्लोक बहुत ही छोटा होता है। आप देख लो, जो यहाँ पे श्लोक देखने को मिला था 2 ठो, ये वाला, तो ये समझ लो कि ये पूरा एक ही श्लोक केवल है और ये 2 हो गया। तो आप इन दोनों को याद कर लो। मैं कह रहा हूँ कि आप इसे अब भी लिख लो और 5-6 बार प्रैक्टिस कर दो तो आपको ये दोनों के दोनों पता हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों। जब कह रहा है इसमें कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसे करना है। अगर आप केवल इन दोनों कर लेते हैं तो अगर इन दोनों में से कोई एक ठो दूसरा आता है और इसमें से केवल एक ठो आता है तो आप जो नहीं आया है उसको लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो आपको बहुत बड़ी काम नहीं करना है, आप इसको कर लीजिए। फिक्स है कि आना है ही आना है, तो आप कर क्यों नहीं लेते हैं। आगे है कि इसमें एक पत्र भी आएगा। जो पत्र लेखन है बच्चों पर साल नहीं था 2023 में, लेकिन 24 में आ रहा है। तो आप पत्र लेखन को भी ध्यान में रखिए। यहाँ क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 8 लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। दोनों के दोनों क्वेश्चन एक नंबर के हैं। कितने के नंबर के हैं? एक नंबर के दोनों ही क्वेश्चन है। पहला है कि भारतीय संस्कृति मूलम किन अस्ति, यानी कि जो भी है यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। संस्कृत में 4 है, 4 में से 2 ठो आप एकदम आसानी से कर देंगे, कर दीजिएगा, तभी आपको 70 में कम से कम 65-66 नंबर मिलेंगे। और आप बहुत अच्छे लिखते हैं तो आपको 70 में 68-69 मिल सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, हिंदी बहुत टफ नहीं है बच्चों। यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं कि चंद्रशेखर का आसित वीर केन पूज्यते, तो आपको पता है कि वीर वीरेण पूज्यते, तो बहुत सिंपल है। आगे बच्चों की आपको निबंध भी लिखने को मिलेगा। यहाँ पे है बच्चों यही वाला जो है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, ये 3 को आप पढ़ लो। ये 3 पक्का से पक्का आने वाला ही है। इसमें तीनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको कर लीजिए। और यह है 7 नंबर का। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट को आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिसमें टाइम लगता है बच्चों। अगर आप टाइम उधर ही पूरा बिता देंगे तो इसमें आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ लिखा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यानी कि आपका किस किस में रुचि है उसके बारे में उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आगे है अथवा में उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। टिकट निरीक्षक बोलते हैं टीटी को, जो टिकट चेक करते हैं। तो उन्होंने अगर आपसे कुछ अभद्र व्यवहार किया हो तो उसकी अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे पत्र आपको लिखना है। सो बच्चों इस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारा प्रश्न आता होगा पहले से। 1-2 ऐसे होंगे जो आपको नहीं आता होगा, उसको आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, केवल फ़ोन से देख रहे हैं। अगर आप फ़ोन से केवल देखते हैं तो आप पक्का से पक्का अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से मार्क्स आएंगे। सो बच्चों ऐसा उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और मैं भगवान से कामना करूंगा कि आपका अच्छा एग्ज़ाम जाए, 70 में 65, 66, 67 लाएँ। सो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।